हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑल द वे टू सन। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रियल एस्टेट एजेंसी में आती है। ये अंदर जाने लगती है तो इसका बॉयफ्रेंड इसे रोक कर कोक की बोतल देता है और कहता है कि जब फ्री हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा। मोजिया इसके फेस पर किस करती है और इसे बाय कहकर अंदर चली जाती है। साथ ही इसकी बेस्ट फ्रेंड आ जाती है जिसने इसे यहाँ पर इसलिए बुलाया होता है कि ये अपनी बेस्ट फ्रेंड की फेक क्लाइंट बन सके। इसकी बेस्ट फ्रेंड रियल एस्टेट एजेंसी में इंटर्नशिप कर रही है लेकिन इसके पास आज के दिन के लिए कोई भी क्लाइंट नहीं होता है और इसके मैनेजर ने इसे कहा होता है कि अगर तुम आज भी कोई क्लाइंट ना ला सकी तो इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर यहाँ पर एक लड़की बैठी होती है अपने बेटे के साथ, तो मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि जाओ तुम इस क्लाइंट को देखो। तो तियान रोंग कहती है कि ये मेरी क्लाइंट नहीं है, लेकिन मुझे इसको फोर्स करके उसके पास भेजती है कि तुम्हें इस चांस को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। फिर तियान रोंग जाकर इस लेडी को उस अपार्टमेंट के बारे में सभी कुछ एक्सप्लेन कर देती है जिसमें ये इंटरेस्टेड दिखाई दे रही होती है। तियान रोंग पेपर्स में कुछ चेक करने के लिए चली जाती है और इतने में ये लेडी देखती है कि इसका हस्बैंड एक लड़की के साथ यहाँ पर आ रहा होता है। ये लेडी अपने हस्बैंड और इस लड़की की पिक्चर बनाकर अपने हस्बैंड को सेंड करती है और इसे कॉल करके बताती है कि मैंने तुम्हें जो मैसेज किया है उसे देखो। मुझे बहुत गौर से इस लेडी को देख रही होती है कि आखिर ये कर क्या रही है। इतने में ये लेडी भी अपने बॉयफ्रेंड की वाइफ को देख लेती है और गुस्से में इसके पास जा रही होती है, लेकिन इस लेडी का हस्बैंड इसको जाने से रोक देता है। ये लेडी अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगती है कि तुमने मुझसे खुद ही तो कहा था कि तुम्हारी शादी बिल्कुल कैंसर की तरह है और मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है जब तुम्हें इस मसले से निपट ही लेना चाहिए। अब टियान रोंग भी वापस आ गई होती है लेकिन ये लेडी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा कर रही होती है। मोजिया इस लेडी के बेबी को उठाती है और इसके साथ इसे लेकर बाहर निकल आती है। रास्ते में ही ये लेडी लॉयर को कॉल करती है और कहती है कि मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ और घर और अपना बेटा मैं अपने पास ही रखूंगी। ये लेडी इन दोनों का शुक्रिया अदा करती है, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। जब मुझे इसको जाते हुए देख रही होती है तो इसको अपने बचपन का सीन याद आता है जब ये अपने डैड को रोक रही होती है, लेकिन इसके डैड इसके कई बार बुलाने पर भी नहीं रुकते। आज फिर से ये सब कुछ देखकर मुझे थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। ज़ेतियान के मॉम डैड लंच पर इन दोनों का वेट कर रहे होते हैं और साथ ही ये दोनों लंच के लिए आ जाते हैं। ज़ेतियान की मॉम ने मुजिया के आने की खुशी में बहुत सारी डिशेस बनाई होती हैं। मुजिया हॉस्टल में रहती होती है तो ये ज़ेतियान की मॉम का खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उनके खाने की तारीफ कर रही होती है। ज़ेतियान की मॉम से पूछने लगती है कि तुम्हारी जॉब का क्या बना। मुजिया कहती है कि मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ। ज़ेतियान कहने लगता है कि मुजिया बहुत लायक है, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना करने की वजह से इसको बहुत अच्छी ऑफर नहीं आ रही। ज़ेतियान की मॉम कहने लगती है कि मैं इसकी आंटी को कॉल करती हूँ, वो बीजिंग में बहुत सारे लोगों को जानती हैं, हो सकता है कि वो तुम्हारी जॉब के लिए कुछ कर पाए। ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि ज़ेतियान की आंट की खुद ही कॉल आ जाती है। ज़ेतियान की मॉम फोन स्पीकर पर लगाती हैं और कहने लगती हैं कि तुम ज़ेतियान की गर्लफ्रेंड को जानती हो ना, वो आजकल जॉब ढूंढ रही है, अगर तुम बीजिंग में इसकी जॉब के लिए कुछ कर सकती हो तो बताओ। ज़ेतियान की आंट कहती कि ठीक है मैं देखूंगी और साथ ही इसकी आंट कहने लगती है कि मैं बीजिंग में एक लड़की को जानती हूँ, उसके पास अपना घर भी है और गाड़ी भी, क्यों ना मैं ज़ेतियान की मुलाकात उस लड़की से करवा दूं। फोन स्पीकर पर होता है, सभी लोग सुन लेते हैं। अब ज़ेतियान की मॉम एम्बेरस होकर जल्दी से कॉल कट कर देती हैं। मोजिया को भी ये सुनकर अच्छा नहीं लगा होता तो ये किचन में राइस लेने के लिए चली जाती है। ज़ेतियान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आंटी को ये सब करने की क्या जरूरत थी, तो डैड कहते हैं कि जाकर तुम मोजिया को देखो। ज़ेतियान पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो, तो मोजिया कहती है कि नहीं, मुझे बस ये डर है कि तुम अपने प्यार के बजाय किसी ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जिसके पास घर और गाड़ी है। ज़ेतियान कहता है कि तुमने ये बात सोची भी कैसे, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मोजिया कहती है कि हमने अपना रिलेशनशिप बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया है, इसलिए मेरी मॉम ने भी मुझे कहा था कि हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और अभी हम दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या तुम जिंदगी में आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हो? ज़ेतियान कहता है कि तुम जो भी करोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब तियान रोंग अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम फैन होता है और ये एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में लॉयर है। ये तियान रोंग से पूछता है कि तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है, जिस पर तियान रोंग इसको बताने लगती है कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं है। ये बहुत ही अपसेट होती है इस बात पर, लेकिन ये कहने लगता है कि तुम्हें अपनी इमेज पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और वो सब काम ट्राई करने चाहिए जिसके जरिए से तुम अपनी जॉब में और बेहतर हो सको। तियान रोंग इसको बार बार पूछ रही होती है कि क्यों ना हम कहीं खाना खाने चले, कहीं घूमने चले, लेकिन हर बात पर फैन यही कह रहा होता है कि मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। ये जाते हुए तियान रोंग को अपना सूट
दे देता है आयरन करने के लिए। टियानरोंग तो खुशी खुशी ये एक्सेप्ट कर लेती है और जाने से पहले ये फैन से कहती है कि एटलीस्ट मुझे हग ही कर दो। ये इसको जब हग करने के लिए आता है तो इसे बताता है कि मेरी लॉ फर्म में न्यू हायरिंग्स हो रही हैं, तो तुम याद से अपनी सीवी जमा करवा देना। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। जब मुजिया घर पर आती है तो टियानरोंग अपने बॉयफ्रेंड का सूट आयरन कर रही होती है। मुजिया इसको कहती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये सब काम क्यों करती हो, तुम्हें उसके ऑर्डर्स नहीं मानने चाहिए। टियानरोंग कहती है कि मुझे उसके ऑर्डर्स मानने में मजा आता है। अब यहाँ पर इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया है कि बीजिंग की टॉप क्लास लॉ फर्म जिंडा में न्यू हायरिंग्स हो रही हैं। उसने मुझे भी अपनी सीवी जमा करवाने के लिए कहा है, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगी। ये बात जैसे ही मोजिया सुनती है तो ये जल्दी से लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं तो जरूर अप्लाई करूंगी। मोजिया इससे कहती है कि जिंडा लॉ ऑफिस में तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी काम करती होंगी, अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को वहाँ पर कोई और लड़की पसंद आ गई तो। ये सुनते ही इसकी बेस्ट फ्रेंड भी अप्लाई करने के लिए आ जाती है। फिर ये दोनों अप्लाई कर रही होती हैं कि इन दोनों की दूसरी रूममेट्स भी आ जाती हैं और इतने में यहाँ पर इनको एक नोटिस मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि इन्हें ये रूम कुछ ही दिनों में खाली करना होगा। टियानरोंग एक नजर मोजिया को देखती है, कहती है कि चलो अब तो हमें घर भी तलाश करने होंगे। नेक्स्ट डे ये दोनों अच्छा सा तैयार होकर इंटरव्यू देने के लिए चली जाती हैं। जिंडा लॉ ऑफिस बहुत ही बड़ा और खूबसूरत होता है, जिसको देखकर ये दोनों ही हैरान हो रही होती हैं। और अब हमें वो लेडी दिखाई जाती है जो हमने पहले देखी थी। इसका नाम लिन चौ है और ये जिंडा लॉ ऑफिस में एक बहुत ही फेमस लॉयर है। और साथ ही एंट्री होती है इस ड्रामा के मेन लीड की, जिनको सब प्रेसिडेंट ली कहकर बुला रहे होते हैं। ये इस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर लिन चौ मीटिंग कर रही होती है। प्रेसिडेंट ली की पर्सनैलिटी बहुत ही फ्रेंडली होती है और ये सबसे पहले जाकर कहते हैं कि पहले तो मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा, बाद में काम की बात। मोजिया और टियानरोंग रिसेप्शन पर पहुँचती हैं। अपना वेटिंग नंबर लेकर ये दोनों वेटिंग एरिया में बैठ जाती हैं। मोजिया से पूछती है कि तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई हो, तो टियानरोंग कहती है कि मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाई हूँ। मोजिया कहती है कि उन्होंने ऐसा क्या पूछा था, तो टियानरोंग कहती है कि एक ही सवाल पूछा था, वो भी अजीब सा था कि मुझे समझ नहीं आई। टियानरोंग वॉशरूम यूज करने के लिए चली जाती है और मोजिया की यहाँ पर मुलाकात होती है लिन चौ से। ये दोनों एक दूसरे को पहचान जाती हैं, तो लिन चौ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोजिया कहती है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। ये पूछती है कि किस पोजीशन के लिए इंटरव्यू है, तो मोजिया कहती है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। लिन चौ कहती है कि एक्चुअल में तुम मेरे ही असिस्टेंट के तौर पर काम करने वाली हो, अगर तुम ये इंटरव्यू पास करोगी तब। मोजिया कहती है कि आपको मेरे पे ट्रस्ट रखना चाहिए, मैं बहुत मेहनत से आपके अंडर काम करूंगी। लिन चौ कहती है कि यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, इसीलिए तुम इतने कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं कह सकती कि तुम ही मेरी असिस्टेंट बनोगी। लेकिन मोजिया कहती है कि आप एक बार ट्रस्ट तो करें, मैं आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगी। लिन चौ इसके साथ इंटरव्यू ऑफिस में आ जाती है और इनसे आकर मोजिया की प्रोफाइल चेक करती है। ये इसे साइड में लेकर आती है और कहने लगती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, एक्चुअल में जो अपने लिए असिस्टेंट ढूंढ रही हूँ उसका किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है और तुम इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसके असिस्टेंट प्रेसिडेंट ली को कॉफी देकर ये कहती है कि आपको लिन चौ की कॉफी टेस्ट करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ली कहते हैं कि कहीं आप अपनी कॉफी शॉप ही शुरू मत कर दीजिएगा। लिन चौ कहती है कि इस बात का क्या मतलब, तो प्रेसिडेंट ली कहते हैं आप लॉ के प्रोफेशन में ही इतनी आगे हैं, अगर आपने ये भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो दूसरे लोगों का क्या होगा। ये बात सुनकर लिन चौ थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। इतने में इनको एक फोन कॉल आ जाती है और कहने लगते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक मसला हो गया है, इसलिए हमें जल्दी से जाना होगा और बिजनेस की बात हम नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। अब प्रेसिडेंट ली जब लिफ्ट में होते हैं तो यहाँ पर मोजिया भी होती है। लिफ्ट में कॉफी शॉप का डिलीवरी मैन आता है तो प्रेसिडेंट ली से कहते हैं कि आपकी कॉफी अच्छी है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट कर लें तो आपके कस्टमर्स को ज्यादा मजा आएगा। मोजिया भी अब ये वाली सारी बातें सुन रही होती है। प्रेसिडेंट ली का असिस्टेंट पूछ रहा होता है कि आपको कैसे पता चला कि लिन चौ ने कॉफी इनसे मंगवाई है, तो प्रेसिडेंट ली कहने लगते हैं कि इतने सारे लोगों के लिए कॉफी बनाना मुश्किल काम है, इसलिए उन्होंने कहीं से मंगवाई होगी कॉफी। अब लिन चौ अपने असिस्टेंट के साथ खड़ी होती है कि इतने में यहाँ पर मोजिया आ जाती है और कहती है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मोजिया कहती है कि आपके जो क्लाइंट है उन्हें ये पता लग गया है कि आपने कॉफी बाहर से मंगवाई थी। लिन चौ कहती है कि तुम आखिर यहाँ पर काम करने के लिए इतनी एक्साइटेड क्यों हो। मोजिया कहने लगती है कि मैंने लॉ पढ़ा है और जिंडा एक टॉप का लॉ ऑफिस है, इसीलिए मैं भी एक बहुत काबिल लॉयर बनना चाहती हूँ और इसके साथ उस दिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से वो मामला हैंडल किया था, मैं आपकी सुपरविजन में रहकर काम सीखना चाहती हूँ। लिन चौ कहने लगते हैं कि उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए उसके
बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस जॉब के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि उस कैंडिडेट को उन सभी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरना चाहिए जो कि इस जॉब के लिए सेट है। मुझे कहती कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं 1 महीना यहाँ पर एज ए इंटर्न काम करूँ, मैं सैलरी भी नहीं लूंगी, और अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो मैं ये कंपनी उसी टाइम छोड़कर चली जाऊंगी। लिन चो को ये इतनी पैशनेट दिखाई दे रही होती है तो ये इसकी बात मान लेती है। आज मू जिया और इसकी बेस्ट फ्रेंड की ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है और इसके सभी बैचमेट्स बहुत खुश होते हैं कि मू जिया को एक टॉप लॉ ऑफिस में जॉब मिल गई है। अब घर पर जब जीटीएन जाता है तो इसके मॉम डैड नाराज होते हैं इससे। जीटीएन अपनी आंट को कॉल लगाकर बताने लगता है कि मॉम ने आपको कहा था ना कि मू जिया के लिए जॉब तलाश करें, तब आपको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मू जिया को बीजिंग की टॉप लॉ ऑफिस में जॉब मिल गई है। खाना खाने के बाद जीटीएन जल्दी से मू जिया के हॉस्टल आता है जहाँ पर फैन टियान रोंग का इंतजार कर रहा होता है। जीटीएन मिस्टर फैन से कहता है कि मू जिया अब तुम्हारी कोलीग बन गई है, अगर उसे कोई मदद चाहिए हुई तो जरूर कर देना। तो मिस्टर फैन तंजिया तौर पर कहने लगते हैं कि मू जिया ने अपनी एबिलिटीज छुपा कर रखी हुई है, बल्कि मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। ये बात सुनकर जीटीएन बहुत हैरान होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।